नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। उनमें पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी का मिशन सेशेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सेशेल्स की यात्रा पर है, जहां आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। तो पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कल शामिल होंगे। क्या है पीएम मोदी के दौरे में खास, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है सेमीकंडक्टर हब बनेगा जेवर। उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे जेवर एयरपोर्ट के पास जारी विकास गतिविधियों में आज कई नई कंपनियों का भूमि पूजन हुआ। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है गुजरात में दौड़ेगी भारत टैक्सी। कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी को लगातार विस्तार हो रहा है। आज गुजरात में अमित शाह ने इसको विस्तार दिया। इस खबर को भी दिखाएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 दिवसीय दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ भव्य स्वागत। अगुवाई के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बनी रहे मौजूद। भारत ने सेशेल्स को सौंपी तीव्र गति गश्ती पोत। कल राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। गुजरात में देश की पहली सहकारी मॉडल टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की टैक्सी सर्विस। कहा अब ड्राइवर के साथ यात्रियों को भी मिलेगा फायदा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर का हब बनने की ओर उत्तर प्रदेश। जेवर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन और शिलान्यास। योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। अश्विनी वैष्णव ने कहा बुलेट ट्रेन से जुड़ेगा जेवर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की अध्यक्षता। 5 नए पोर्टल की हुई शुरुआत। पीएम विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक का भी हुआ विमोचन। और पंजाब में विकसित भारत जी राम जी योजना की अधिसूचना जारी। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। 1 जुलाई से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर आज सेशेल्स पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बनी मौजूद रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी को स्कूल की एक छात्रा ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में सेशेल्स के एक समुदाय और गुजरात के प्रवासी लोगों ने कच्छ का नृत्य प्रस्तुत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और सेशेल्स के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। सेशेल्स की यात्रा पर पीएम मोदी वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी। तो 3 दिन की यात्रा सेशेल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पूरे जोश और उमंग के साथ उनका स्वागत किया। तमिल वेशभूषा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति दी। इसके साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव तांडव पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। Today I felt so blessed. He blessed me, and this is enough for me in life. I'm so happy and I'm blessed. And I feel happy that he was looking at me and everyone else. And when we was dancing, it would feel like everyone was watching us, and then we can enjoy our life like that. And
all our, like if we in the live or something, if we get older, we can still remember that if we was little, we can dance in front of Modi. I feel so happy because it's like my first time dancing in front of him. So I was feeling happy and I was proud at everyone who did really good. I feel proud and I'm so happy we got this opportunity, everyone else, to dance in front of our dear Prime Minister of India. I'm very proud and very happy. I'm also very happy and super proud. Like, this is the once in a lifetime opportunity, and I think we all used it very well. तो प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सेशल्स के भारतीय समुदाय ने बेहद खुशी जताई। उन्होंने इस पल को अपने लिए यादगार पल बताया। We are very excited. That's why you can see us all dressed up and holding the Indian flag. We are very proud, and we are very proud for him to be here with us in Seychelles also. सेशल्स और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग सालों से ऐसा ही है। तो अभी हमारे मोदी जी के आने से हमारे विश्वास है कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इतना अच्छा लगा वो सबसे मिले, सारे लोग जितने भी इंडियंस सेशल्स के थे जो एयरपोर्ट आए थे उन सब से मिले हैं पीएम। नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ वहां के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया। ये लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा हरा भरा क्षेत्र है जिसकी शुरुआत 1901 में एक कृषि स्टेशन के रूप में की गई थी। इस बगीचे की सबसे बड़ी खासियत यहाँ रहने वाले विशालकाय एल्डाब्रा कछुए हैं जो 100 साल से भी अधिक उम्र तक जी सकते हैं। ये कछुए यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। पीएम मोदी ने कछुओं को चारा भी खिलाया। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आज दुनिया भर के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यह उद्यान अपनी विविध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें दुनिया भर के लाए गए पेड़ पौधे शामिल हैं। सबसे खास बात यहाँ का कोको डे मेर संग्रह जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा बीज देने वाला पेड़ शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ कोको डे मेर पेड़ का बीजारोपण भी किया। यह प्रधानमंत्री की पहल एक पेड़ मां के नाम पर हिस्सा है। कोको डी मेर एक ऐसा पेड़ है जो केवल सेशल्स में ही पाया जाता है। सेशल्स के सहयोग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उसे एक तीव्र गति का समुद्री कश्ती पोत प्रधानमंत्री ने सौंपा है। यह पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंपा। SCGS नामक यह पोत अब सेशल्स के तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पोत से सेशल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत में निर्मित यह पोत तेज गति से गश्ती करने वाली नौकाओं और इंटरसेप्टर जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसे भारत मित्र देशों को समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बेहद तेज रफ्तार वाले इस वेसल की लंबाई करीब 52 मीटर और क्षमता 1500 नॉटिकल माइल्स है। इसे आधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर एम्बुलेंस सहित कई अन्य वाहन भी प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति को सौंपे। सेशल्स के विदेश और डायस्पोरा मामलों के मंत्री बैरी फॉरे ने दान में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन तमाम चीज़ों के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच संबंधों की जमकर सराहना की। I wish to express our sincere gratitude to you and through you to the government and people of the Republic of India for the generous donations being handed over today, namely the fast attack craft SCGS L'Espoir, multi-purpose vehicles, laser class sailing boats, ambulances. Prime Minister Modi, the people of Seychelles are very thankful to you. The donations we receive today are a testament to the enduring friendship, cooperation, and goodwill that have long characterized the relationship between our two countries. Together, these donations will make a meaningful contribution to key sectors including food security, healthcare, infrastructure development, and maritime security.
तो भारत द्वारा दिए गए तमाम चीज़ों को लेकर सेशल्स ने धन्यवाद दिया है, लेकिन भारत और सेशल्स के संबंधों के लिहाज से कुछ तथ्यों को समझना जरूरी है। आइए आपको उन तमाम महत्वपूर्ण बातों से बताते हैं। कहाँ है सेशल्स? हिंद महासागर में 115 छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप देश है अपने आप में सेशल्स। अफ्रीकी पूर्वी तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है और राजधानी इसकी विक्टोरिया, जहाँ प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। क्षेत्रफल महज 459 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। जनसंख्या महज 1.25 लाख के आसपास है और 1976 में ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली थी, यानी कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ जब ये आज़ाद हुआ। 1976 की वो तारीख जब ये आज़ाद हुआ था। तो ये अपने आप में सेशल्स के बारे में था। जबकि भारत सेशल्स के संबंधों की बात की जाए तो ये बहुत पुराने हैं। 1717 के आसपास, 70 के आसपास में 5 भारतीय सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे, जो बसे थे। उसके बाद से आज भी भारतीयों की, मूल निवासियों की संख्या बड़ी संख्या में वहाँ की आबादी में शामिल है। ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत कुछ समय तक ये उसके अधीन में भी रहा था। इसके अलावा 1976 से राजनयिक संबंध, यानी कि जब से आज़ाद हुआ है सेशल्स, उसके उसी समय से दोनों ही देशों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। आज़ादी समारोह में जो 1976 में हुआ था, उस वक्त भारत का INS नीलगिरी शामिल हुआ था। ये भारत के द्वारा एक प्रकार से दोस्ती का संदेश था और 5000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा 7000 से अधिक NRI भी वहां पर आज की तारीख में मौजूद है, जो अपने आप में अच्छी खासी संख्या भारतीय मूल के लोगों से जुड़ी हुई है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी सेशल्स की, और ये यात्रा 34 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2015 में पहली यात्रा थी, 34 वर्षों के बाद में। तो ये अपने आप में भारत सेशल्स संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व की अगर बात की जाए तो पश्चिमी हिंद महासागर का महत्वपूर्ण देश के तौर पर इसकी मौजूदगी है। खाड़ी, अफ्रीका, एशिया, यूरोप के जो प्रमुख समुद्री मार्ग है उसके बहुत निकट है, तो इसकी रणनीतिक महत्वपूर्ण एक तरीके से हो जाता है इसकी मौजूदगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा समुद्री मार्गों के माध्यम से, और ऐसे में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व की बात की जाए तो हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी के तौर पर भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण देश। इंडो पैसिफिक रणनीति का जो भारत की जो पहल है उसमें महत्वपूर्ण सहयोगी के तरीके से है। महासागर और सागर जो विजन है भारत का, उसमें एक मजबूत स्तंभ के तरीके से भारत के सहयोगी देश के तौर पर सेशल्स आज भी मौजूदगी अपनी रखता है। तो ये सेशल्स की सामरिक महत्व के लिहाज से अगर बातें थी। और रक्षा सहयोग की अगर बात की जाए भारत के द्वारा, तो भारत ने डोर्नियर विमान और गश्ती नौकाएं पहले भी सेशल्स को दी हैं और आज भी प्रधानमंत्री ने एक तरीके से उनको ये सौंपा है। भारत ने तटीय निगरानी रडार और हेलीकॉप्टर्स जो है वो सेशल्स को सौंपे हैं, यानी कि उनके क्षमता निर्माण रक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर भारत ने इस प्रकार के कदम या पहल पहले ही की हुई है। प्रशिक्षण सहायता हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, समुद्री डकैती को रोकने की बात हो, ड्रग तस्करी को रोकने की बात हो, इन सब पर दोनों ही देशों का मजबूत सहयोग संबंध स्थापित है और इसमें तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बेहद कारगर साबित होगी। व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार $433 मिलियन के आसपास में है। भारत का आयात $350 मिलियन के आसपास, जबकि निर्यात $83 मिलियन के आसपास है। हालांकि बहुत इंडस्ट्रियल टाइप की स्थिति सेशल्स की नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापारिक संभावनाएं अभी अपार दिखाई पड़ती है। भारतीय निर्यात की अगर बात की जाए तो दवाइयां, खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री है और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग उत्पाद भारत से बनके सेशल्स में जाते हैं। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो इस दिशा में और ज़्यादा तेजी से व्यापार करने की क्षमताएं साफ तौर पे दिखाई पड़ती हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए भारतीय कंपनियों का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा एक तरीके से निष्कर्ष, एक तरीके से वहाँ पर निवेश दिखाई पड़ता है और ITEC के तहत भारत लगातार क्षमता निर्माण वहाँ पे कर रहा है और सहयोग कर रहा है। उस लिहाज से भारत सेशल्स के व्यापारिक संबंध अपने आप में बेहद खास। इसी बड़ी खबर पर, जो कि प्रधानमंत्री का मौजूदा दौरा है सेशल्स का, इस बड़ी खबर पे हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनका परिचय कराएं। हमारे साथ में दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंगल जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजदर सिंगल, शुरुआत आपसे, क्योंकि 2015 के बाद अब 11 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है, लेकिन 2014 से एक आधार जो तैयार हुआ था, मौजूदा वक्त में हम कहां तक आगे आए हैं और यहां से आगे का सफर किस तरह से देखते हैं भारत और सेशल्स का? देखिए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेशल्स एक बहुत छोटा देश है, लेकिन जो इसकी लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि जो सी लेन्स हैं गल्फ के लिए जा रही हैं, ईस्ट अफ्रीका के लिए जा रही हैं, इंडो पैसिफिक लार्जर जो एक्सेस है उसके ऊपर सेशल्स वहां पर स्थित है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा
वहां से गुजरता है। तो इसलिए ये सेशल्स ना केवल सागर बल्कि महासागर दोनों जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो विजन है, दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभी आज हमने फास्ट जो है पेट्रोल बोट भी उनको दी है, क्योंकि सेशल्स की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि द्वीप के जो होती है उनके जोन बहुत होती है, तो वहाँ पे पायरेसी का बहुत होता है। ये जो फिशिंग है उसको लोग जो है बहुत जो दूसरे देश हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उनके रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए और सुरक्षा भी ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भारत और सेशल्स के बीच में जब डिफेंस और मैरीटाइम की बात होती है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसको कहा भी जाता है कि जो डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो की पिलर है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन भारत जो है केवल इसी पर लिमिटेड नहीं है। अभी जो है इनके राष्ट्रपति की जो है पैट्रिक हरमेन, उनकी विजिट हुई थी भारत में फरवरी 20 तो हमने $175 मिलियन का उनको एलओसी और जो है अनुदान दिया था। उसमें 125 के हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, $125 मिलियन की, और $50 मिलियन का अनुदान दिया था। तो अब जब प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हो रही है तो उसको जो रोड मैप बनेगा उसका कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाएगा जी। और इसके साथ साथ हम जो है भारत सरकार, क्योंकि वहां अमेरिका जो बहुत छोटी देश है लेकिन संसाधनों की बहुत कमी है, तो उसकी दृष्टि से भारत उनको मदद कर रहा है। तो इसके लिए दवाइयों के क्षेत्र में, क्योंकि जो मेडिसिन माइक हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं, और साथ साथ उनको तो अफोर्डेबल जो मेडिसिन होती है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, एक मैकेनिज्म बनाने उनके साथ में मिलकर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो एसेंशियल जो जरूरी जरूरत की आवश्यकता की चीजें हैं वो मुहैया उनको कराई जाए कम से कम दामों पर, ताकि जो वहां की जनता है उनको जो है अफोर्डेबल उस कीमतों पर खाने का सामान आराम से मुहैया हो सकता है। जी, ईज ऑफ लिविंग को लेकर भारत का ये बड़ा सहयोग। अंशु जोशी जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रीय आज़ादी का राष्ट्रीय दिवस और 50वीं वर्ष का मौका, गोल्डन जुबली, ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री को बुलाना हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन ये अपने आप में दोस्ती की गहराई को भी दिखाता है। बिल्कुल आर्येंद्र, यदि हम देखें तो भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड पार्टनर्स के संबंध हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण और टेस्टेड सामरिक सहयोगी के रूप में सेशल्स भारत के साथ खड़ा रहा है। यदि हम राजनयिक संबंधों को देखें, यदि हम कूटनीतिक संबंधों को देखें, तो 1976 में ब्रिटेन से आजादी के बाद भारत और सेशल्स के बीच ये संबंध स्थापित हुए। लेकिन यदि हम सांस्कृतिक दृष्टि पर देखें तो 1770 से, तब जबकि भारतीय यहाँ पहुंचे थे, तब से बहुत गहरे सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है। सेशल्स की कुल आबादी का लगभग 11% यदि हम देखें तो भारतीय मूल के लोग हैं, और तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात की झलक हमको यहाँ संस्कृति की दिखाई पड़ती है। यहाँ के बहुत लोग यहाँ पर निवास करते हैं सेशल्स में। और यदि हम देखें तो सामरिक दृष्टि से भारत की जो महासागर डॉक्ट्रिन है, जिसके चलते म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की कोशिश भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर रहा है, चीन का प्रभुत्व ना बढ़ सके, ये पूरा क्षेत्र जो है ये इन्फ्लुएंस फ्री रहे, स्टेबल रहे, प्रॉस्परस रहे, ये जो भारत एक काम कर रहा है, इसमें तमाम सेशल्स जैसे जो छोटे द्वीपीय देश हैं आर्येंद्र, उनकी बहुत महत्ता बढ़ जाती है। और सेशल्स लगातार इस प्रकार की गतिविधियों में, चाहे समुद्री सुरक्षा की बात हो, समुद्री व्यापार की, समुद्री संस्कृति की बात हो, चाहे आतंकवाद को कंटेन करने की बात हो, भारत के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि हम तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की बात करें, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की बात करें, जहां भारत ने 175 मिलियन USD का एक इकोनॉमिक एड सेशल्स को प्रोवाइड कर रखा है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो सेशल्स को डिजिटाइज करने में और यहाँ पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरा एक इनकॉर्पोरेट कराने में भारत सहायता कर रहा है, उसका प्रमुख सहयोगी है। और यदि हम रक्षा के सुरक्षा के क्षेत्र में जाएं तो वहां समुद्री सुरक्षा के इतर यदि हम बाकी अपनी दूसरी सुरक्षा को भी देखें तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों देशों के बीच में होती है। और इसके अलावा
फिर सामरिक मुद्दे पर आऊंगी कि जिस प्रकार की उथल पुथल में हम इस वक्त रह रहे हैं और भारत जिस तरह से हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहा है, तो उसमें सेशल्स जैसे जो ये छोटे द्वीपीय देश हैं, जो एक शिपिंग सप्लाई चेन्स का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। और ऐसे में इसके जो स्वर्ण जयंती समारोह है इसके स्वतंत्रता दिवस का, इस पर हमारे प्रधानमंत्री का वहां होना इस बात को इंगित करता है कि दोनों ही देश कैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए साथ में आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, भविष्य के साझेदार के तौर पर सेशल्स भारत को एक मजबूत विश्वसनीय दोस्त साझेदार के तौर पर देख रहा है। मिस्टर सिंघल, क्योंकि बहुत जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, ऐसे में भारत जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तौर पर एक जो प्रयास कर रहा है, जिससे फ्री नेविगेशन का जो हमारी बात है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर हम लगातार खुले मुक्त की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, आपको लगता है उस नज़रिए से भी भारत का ये जो प्रयास है उसमें एक मजबूत स्तंभ के तौर पर सेशल्स की भूमिका? बिल्कुल अरविंद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेशल्स, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था कि सेशल्स की जो लोकेशन है वो जो मेजर मैरीटाइम रूट्स उसके ऊपर वहां पर उनकी लोकेशन है। इसीलिए जो भारत जो उनके सेशल और भारत और सेशल्स का जो सहयोग एक हो रहा है, स्पेशली जो मैरीटाइम की हम जब बात करते हैं, तो ये खाली जो है मैरीटाइम जब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसमें जो बहुत सारी चीजें शामिल है, जैसे पायरेसी के बारे में बात की, नारकोटिक्स के बारे में बात की, इलीगल फिशिंग के बारे में बात की, और जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत, और हाइड्रोग्राफिक और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं उनके साथ में, ताकि ये जो एरिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सी लेन जहां से जाती है, उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके, ताकि जो समस्या हम देख रहे हैं आजकल जो दूसरी जगह हो रही है, इस एरिया में वो समस्या ना हो। तो इसलिए भारत और सेशल्स का जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम देशों भारत और सेशल्स के लिए, बल्कि दुनिया के सारे देशों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है अल्टीमेटली इंडियन ओशन में जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सबसे ज्यादा जो है जब कहीं भी समस्या होती है, भारत सबसे पहले वहां पे खड़ा होता है। तो भारत और सेशल्स का जो सहयोग है उसी दिशा में बहुत आगे सभी के लिए वो फायदेमंद होता है, और ये सब रियलाइज करते हैं इस बात को। और इसमें जो है इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। जब हम ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो ईस्ट अफ्रीका में ब्लू इकोनॉमी में जो भारत सहयोग कर रहा है, उसमें सेशल्स उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं या इकोनॉमिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो रिसोर्सेज हैं वहाँ, उनको एक्सप्लॉइट करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। जी अंशु जी, क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री ने जो फास्ट मूविंग वेसल है, पेट्रोलिंग वेसल, वो तो दिया है, उसके अलावा कई एम्बुलेंस हैं और उसके अलावा अन्य वाहन भी हैं, और हम देखते हैं कि जो हेल्थ को सेक्टर में लगातार जो असिस्टेंस है वो भी लगातार जारी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सेशल्स के लोगों के लिए बेहतर बनाने में भारत लगातार भूमिका निभा रहा है। ये महज एक देश तक सीमित नहीं, तमाम मित्र देशों तक लगातार भारत की ये पहल है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के इस प्रकार के विजन के साथ में वैश्विक मंच पे सहयोगी देशों के बीच में भारत की स्वीकार्यता और भारत के इस विजन का सहयोग, या कहा जाए एक तरीके से कदम ताल करके आगे बढ़ने की जो स्वीकार्यता है, वो भी बढ़ती दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर आर्येंद्र, और ये आपने बहुत सुंदर बिंदु चर्चा से जोड़ा, क्योंकि हम दो देशों के बीच के जब कूटनीतिक, सांस्कृतिक या आगे के भविष्य के रोड मैप के संबंधों की जब चर्चा करते हैं, तो इसमें जो ये एक ट्रस्ट का फैक्टर है, जो विश्वास की बात आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और भारत लगातार अपने आसपास के यदि आप देशों को देखें या इन छोटे द्वीपीय देशों को देखें, तो इनके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR प्रोग्राम्स के जरिए बहुत गहनता से जुड़ा हुआ है। और जब जिन देशों को जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तकनीकी रूप से आगे बढ़ने के लिए, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, तो भारत इन तमाम देशों की सहायता करता है। ऐसी फेरहिस्त बहुत लंबी है। सेशल्स की और यदि हम देखें तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 175 मिलियन USD का एक पूरा इकोनॉमिक एड जो है वो सेशल्स को भारत ने प्रोवाइड कर रखा है। और अभी भी एम्बुलेंस और जो तमाम समुद्र में
कुछ जलपोत और ये सब भेंट किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से सेशल्स को, ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत जिस ग्लोबल साउथ के एजेंडे की बात करता है, ये तमाम देश जो है ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इन देशों की सहायता करते हुए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाते हुए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करते हुए, मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस को बढ़ाते हुए कैसे इन देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ा करके भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाए, भारत इसका एक सशक्त उदाहरण है। और ये तमाम देश इसीलिए भारत का सम्मान करते हैं, भारत को इतना मानते हैं, भारत की आवाज आज वैश्विक पटल पर इसीलिए सुनी जाती है आर्येंद्र, क्योंकि भारत वो देश है जिसने कोविड के समय में 150 से अधिक देशों को होम ग्रोन वैक्सीन भेजे थे। और यही सेशल्स को आप देखें, सेशल्स भी उसमें शामिल है द्वीपीय देशों। जी आर्येंद्र, मैंने आप जो बात कह रही, मैं उसमें कह रहा हूं वैक्सीन मैत्री में सेशल्स भी शामिल था। कोविशील्ड की 50,000 वैक्सीन वहां पहुंची थी। जी बिल्कुल, और इन तमाम द्वीपीय देशों की तरफ से लगातार भारत को न सिर्फ धन्यवाद किया जाता है, मैं फिर कहूंगी इनकी जिस प्रकार की सामरिक जो लोकेशन है इनकी, बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये द्वीपीय देश हैं, तो ये भारत की जो महासागर डॉक्ट्रिन है, ताकि हिंद महासागर को, हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बड़ी शक्ति के इन्फ्लुएंस से फ्री रखा जा सके, स्टेबल रखा जा सके, ये तमाम द्वीपीय देश अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रख सकें, इनमें ये देश भारत की लगातार सहायता करते हैं। बिल्कुल अमृता सिंघल, क्योंकि सेशल्स एक बहुत छोटा देश है, द्वीपीय देश है, छोटी बहुत कम आबादी है, 1.25 लाख के आसपास, जिसका जिक्र हम लोगों ने अभी बातचीत में किया भी। बहुत इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की ना गुंजाइश है, ना उस प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ती है, लेकिन ब्लू इकोनॉमी का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे दोनों देश मिलकर अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में हेल्थ टूरिज्म के लिहाज से बहुत एक सहयोग की संभावना बनती दिखाई पड़ती है, टूरिज्म को लेकर भी एक अपार संभावना दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ भारत में शिक्षा को लेकर इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो कि हम वहां से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें। क्या ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे अभी गुंजाइश है काम करने पे, और उस दिशा में अगर काम हो तो एक बेहतर नतीजे आ सकते हैं? बिल्कुल अरविंद, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ बहुत जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, क्योंकि असेंशियल चीजें नहीं मिलती, तो उनको हमें भारत जो कोशिश है, भारत और जो सोच है हमारे, जो हमने असिस्टेंस भी इनको दी है, उसका इरादा उसका ये है कि जो ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो ये सी रिसोर्सेज हैं वो बहुत है, तो वहाँ कोल्ड चेन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ट्यूना, जो उनकी ट्यूना बहुत होती है उस एरिया में, तो उसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि जब भी वैल्यू एडिशन आप करेंगे उतना ही लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर जाता है तो उनको रिटर्न बहुत नहीं आती है। तो अब भारत की जो हमारा आईटेक का प्रोग्राम है या असिस्टेंस प्रोग्राम है, एलओसी हो या ग्रांट, तो उसमें उद्देश्य हमेशा ये रहता है भारत सरकार का कि वहाँ जो लोकल इकोनॉमी है उसको जो है वैल्यू एडिशन कैसे कराया जाए। तो ये कोल्ड चेन की जो बात है, एक तो उनकी मदद होगी प्रोसेसिंग करने की। दूसरा, जैसा कि आपने कहा अभी कि सेशल्स जो है टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत, इकोनॉमी जो है टूरिज्म बेस्ड है, तो भारत को इस मेरे ख्याल से इस विषय में बातचीत भी चल रही है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत स्कोप है। छोटा सा देश है लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत है और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं वहाँ पे, और अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो और इकोनॉमी को उनका फायदा होगा। तो एक वो जो एरिया है वो उसमें मेरे ख्याल से बहुत स्कोप है उसमें काम करने का। और दूसरा, जैसे कि अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत हो रही थी, वो एक एरिया है, क्योंकि आबादी छोटी है लेकिन अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होगा तो जो उनको नुकसान होते हैं, जो फायदा होगा उसका कि सुविधा ज्यादा मिल सकेंगी। और कनेक्टिविटी, आई थिंक वो जो वहाँ पे सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, छोटे छोटे आइलैंड है, उसके विषय में उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो एक तो लोकल जो लोग हैं उनको फायदा होगा, दूसरा टूरिज्म के लिए उनको फायदा होगा, तीसरा एक और जो वहाँ पे है क्लाइमेट रेजिलियंस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में जो छोटे आइलैंड देश उनको क्लाइमेट से जो चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, समुद्र का स्तर जो जल स्तर बढ़ रहा है उससे बहुत नुकसान होता है। तो भारत उसमें उनकी मदद कर सकता है, कर रहा है, क्योंकि हमारे ये मेंबर भी हमारे CDRI के उसमें, तो उसमें भारत जो है उनको नई नई टेक्निक्स जो है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मदद की जा सकती है, कर रहा है, ताकि उसमें जो उनको समस्या है उनको हल किया जा सके। तो स्कोप बहुत है, छोटा देश है लेकिन इस संभावनाएं जो हमारे आपस में सहयोग की अपार है। और प्रधानमंत्री जी जब बातचीत कर रहे हैं वहां पे, बाद जो डेलीगेशन गया है उनके साथ में, उसकी आई थिंक इसके बारे में और इन डेप्थ डिस्कशन।
जी अंशु जी, कौन से ब्राइट सेक्टर्स आपको नजर आते हैं? क्योंकि जो बात अमजद सिंघल कह रहे हैं कि भले ही देश छोटा है, आबादी कम है, लेकिन संभावनाएं कम नहीं है, उस लिहाज से वो अपार संभावनाएं हैं। आपको क्या वो बड़े सेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं? एक तो तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में एक बड़ा संभावना का द्वार खुलता हुआ नजर आता है, विशेषकर जब हम नोवीस टेक्नोलॉजीज की तरफ नजर डालते हैं। तो यहाँ पर भारत ने पूरे वैश्विक स्तर पर कंसेप्चुअली हम देखें तो शक्ति में एक टेक्नोलॉजी का टेंजेंट जोड़ दिया है, वहां पर एक सहयोग की बहुत सारी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा इंडिया सेशल्स जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस लिंकेजेस, यानी कि यदि हम सेशल की बात करें जो दोनों देशों के बीच के भविष्य का रोड मैप है, तो उसमें ब्लू इकोनॉमी, हेल्थ केयर और शिक्षा के 3 प्राइमरी फोकस्ड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश साथ में आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समुद्री व्यापार और संस्कृति से जुड़े हुए क्षेत्रों को भी जोड़ लें और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको भी देख लें और भारत के एमएसएमई को यदि हम देखें तो उसके लिए यहाँ पर हम संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। और ये तमाम वो क्षेत्र हैं, तकनीक का क्षेत्र, हेल्थ केयर का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हम देखें, ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से हम देखें, और विशेषकर सेशल्स जिस तरह से ग्लोबल शिपिंग सप्लाई चेन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वहां पर फिर जब हम शिप बिल्डिंग वाले एरिया में जाते हैं और इस सप्लाई चेन की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अपार संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो ऑल इन ऑल ये वो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं जी। और शायद वही संभावना प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे से भी नजर आ रही है और उस नजरिए से कई नई संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सेमीकंडक्टर हब बनेगा जेवर, जो कि है नोएडा के पास उत्तर प्रदेश में। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज उत्तर प्रदेश के जेवर में अंबर ग्रुप की सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। इस सेमीकंडक्टर इकाई को 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास बन रही ये फैसिलिटी पूरे इलाके में हो रहे उस विकास का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश को नई पहचान दे रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी कड़ी में आज यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के जेवर में बनने वाले सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया।
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि कभी जंगल राज के रूप में प्रसिद्ध जेवर में आज मंगल राज स्थापित हो चुका है और आज यहां निवेश के अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबर ग्रुप की कंपनी जेवर में 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रही है, जिससे यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहाँ आमंत्रित कर रही है। 6,745 करोड़ रुपए का यह निवेश यहाँ पे नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, तमाम अन्य एंकर यूनिट को यहाँ पे स्थापित करने में योगदान देगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनेगा। उन्होंने कहा कि जेवर बुलेट ट्रेन से भी जुड़ेगा और बुलेट ट्रेन चलने से दिल्ली से लखनऊ की दूरी 2 घंटे 10 मिनट और जेवर से लखनऊ की दूरी 1 घंटे 40 मिनट की रह जाएगी। बुलेट ट्रेन दिल्ली से लखनऊ और दोस्तों दिल्ली से लखनऊ हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट में और अपने जेवर से लखनऊ तो 2 घंटे से भी कम 1 घंटे 40 मिनट में जेवर से लखनऊ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग भारत के युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि 2047 का विकसित भारत केवल सपना नहीं बल्कि ठोस नीतियों पर आधारित राष्ट्रीय संकल्प है। उत्तर प्रदेश और भारत में राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा शक्ति और तेजी से विकसित होते हुए बुनियादी ढांचे के कारण और हमारे अश्विनी जी के विशेष प्रयासों के कारण इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम विश्व की एक सप्लाई चेन के स्वाभाविक केंद्र बनने जा रहे हैं। अंबर ग्रुप की कंपनी एसेंट के सर्किट्स जेवर में 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। इसके लिए अंबर ग्रुप ने दक्षिण कोरिया की कंपनी कोरिया सर्किट के साथ साझेदारी की है। इस कंपनी के स्थापित होने से उत्तर प्रदेश के 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ये प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, जेवर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उसके बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी गुजरात में दौड़ेगी भारत टैक्सी। क्या है आज की खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मैडम, ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए। होगा कैसे? बैठिए, समझाती हूँ। अगर आपके पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं। या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें। और अगर कोई बदलाव है तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। अपना खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। बस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दी है। ये ड्राइवर्स के स्वामित्व वाली देश की पहली कैब सर्विस है। लॉन्चिंग से पहले चरण में इस सेवा को गुजरात राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया। किस तरीके से भारत टैक्सी काम करेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात में देश की पहली सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल का खास मकसद परिवहन इलाके में सहकारिता को बढ़ावा देना है। भारत टैक्सी को पहले ही कई जगहों पर ट्रायल बेसिस पर लॉन्च किया जा चुका है। आज से भारत टैक्सी ने गुजरात के सभी बड़े नगरों में ऑफिशियली ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर शामिल है। भारत टैक्सी कई जगह पे ट्रायल में लॉन्च हुई है और आज गुजरात में भी इसका फॉर्मल लॉन्चिंग हुआ है। ना भारत टैक्सी थकेगी, ना भारत टैक्सी भागेगी। हम मैदान में रहकर सेवा के और सहकार के माध्यम से सबके साथ स्पर्धा करेंगे। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टैक्सी ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े मालिक की तरह काम करेंगे। यानी उन्हें कमाई के बेहतर मौकों के साथ साथ अपने काम पर ज्यादा अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे फायदे भी मिलेंगे। सरकार का मानना है कि ये मॉडल टैक्सी ड्राइवर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर। भारत टैक्सी देश की पहली ऐसी राइड हेलिंग सेवा है जिसमें टैक्सी ड्राइवर ही इसके मालिक और भागीदार होंगे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म सहकारिता मॉडल पर काम करेगा। इसका मकसद ड्राइवर को कंपनी का हिस्सेदार बनाना है। भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करेगी, जिससे ड्राइवर्स को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मिलेगा। यात्री बाइक, ऑटो और कैब जैसी कोई भी सुविधा को अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं। ड्राइवर्स को बीमा, लोन, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। गुजरात के गांधीनगर से भार्गव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की। इस दौरान देश के एमएसएमई सेक्टर को नई दिशा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 नए पोर्टल्स की शुरुआत की गई। देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति ने एमएसएमई सेक्टर को तकनीक से जोड़ने के लिए 5 नए पोर्टल पीएम ईजीपी 2.0, समाधान 2.0, पीएमएस 2.0, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 और टेस्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 6.0 लॉन्च किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। बड़ी कंपनियां बाहर से दिखती हैं, लेकिन असल में वो एमएसएमई की वजह से बड़ी हैं। जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके हर इकोनॉमी एमएसएमई सेक्टर के कारण ही आगे बढ़ी है। एमएसएमई सबसे बड़ा योगदान देने वाला सेक्टर है।
एमएसएमई दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में कृषि के बाद एमएसएमई रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 8 करोड़ से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं। अगर एक इकाई में औसतन 5 लोगों के रोजगार मिलने की बात करें तो यह आंकड़ा तकरीबन 40 करोड़ तक पहुंचता है। इसलिए एमएसएमई क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है। एमएसएमई की जो इकाइयां हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात जिसकी बात कही गई, और अगर एक इकाई में 5 आदमी भी अगर इंगेज होते हैं तो 8×5 40 करोड़ की बात होती है। और वही डाटा में बताया गया है कि 38 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से नियोजन दिया। एमएसएमई के माध्यम से ही हम पोल्यूशन को भी दूर कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी हम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए इन नए पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को बेहतर सेवा और गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि इन माध्यमों से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और वो वैश्विक स्तर पर सक्षम बन सकें। बहरहाल सरकार की नई पहल से न केवल एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि ये विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एमएसएमई वो सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और सबसे निचले स्तर तक ये इकाइयां काम करती हैं, जिससे सुदूर ग्रामीण इलाकों तक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस लिहाज से सरकार का फोकस एमएसएमई पे खास तौर पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है एमडीएच किचन किंग से आपका बॉस। एमडीएच किचन किंग, असली किचन किंग। एमडीएच पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दान की राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। FIR दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस्तीफों की पुष्टि की है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार होने की बात ट्रस्ट ने नहीं कही है। इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे आस्था के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति बता रही है।
अयोध्या स्थित राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से चल रही सियासी और धार्मिक बयानबाजी के बीच ट्रस्ट ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर आधिकारिक प्रेस से विज्ञप्ति जारी कर इन दोनों बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे प्राप्त होने की पुष्टि की है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। ट्रस्ट ने राम भक्तों को इस बात से भी आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित किए गए आभूषण और उपहार सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। ट्रस्ट ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात होती थी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग उसे विवादित स्थल कहते थे, लेकिन आज वे सनातन के मान की बात कर रहे हैं। अयोध्या एक आस्था का स्थान है। दुनिया में जितने भी सनातनी हैं दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। देश भर से लोगों ने जिनकी आस्था और विश्वास है दान किया था और अब वह दान चोरी हो गया है। मुझे लगता है कि यह दुखद है, शर्मनाक है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब तक या उसके पहले तक किसी को अयोध्या की सुध नहीं आई और अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की बात होती थी या मंदिर का जिक्र होता था तो इसको वही सब लोग, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग विवादित स्थल कहते थे। तो जब अयोध्या में जो गोली चली कारसेवकों से लाल हो गई, वो कारसेवकों के राम भक्तों के खून से लाल हुई अयोध्या सियाराम धाम कैसे हो जाएगी? अचानक आस्था कैसे जाग गई? 2027 के चुनाव के कारण। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच न केवल सच सामने लाने के लिए जरूरी है बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी अहम मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और ट्रस्ट की आगामी बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यूपी में सियासत के लिहाज से ये बड़ा मामले तरीके से गरमाया हुआ है। इस पे जम के राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि एसआईटी बनाने के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई अभी लगातार देखी जा रही है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो खबर होगी फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से जुड़ी हुई। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी? ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है,
अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रहे सबसे छोटे देश केप वर्डे का स्वप्निल अभियान जारी है। केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला और इसके साथ ही विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। केप वर्डे ने ग्रुप एच में अपने तीनों मैच ड्रॉ कराए, जिससे वह स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर रहकर आगे बढ़ने में सफल रहा। इस ग्रुप में उरुग्वे और सऊदी अरब 2-2 अंक ही हासिल कर पाए और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इस छोटे द्वीपीय देश के वर्डे फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहली बार खेल रहा है। केप वर्डे ने अपने पहले मैच में 2010 के चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका था। इसके बाद उरुग्वे के खिलाफ पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच 2-2 से बराबर किया था। केप वर्डे राउंड ऑफ 32 में 3 जुलाई को मियामी में गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना करेगा। तो वहीं स्पेन ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एच के अपने अंतिम मुकाबले में उरुग्वे को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं इस हार के साथ उरुग्वे का विश्व कप अभियान ग्रुप चरण में ही समाप्त हो गया है। इस मैच में स्पेन के लिए मैच का एकमात्र गोल एलेक्स वाइना ने 42वें मिनट में किया। तो फुटबॉल की इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।